नमस्कार मित्रों। अभी तक आपने अद्भुत सन्यासी का पहला खंड अद्भुत बालक का एक हिस्सा सुना। चलिए आगे की यात्रा पर चलते हैं। दोपहर का समय था। नरेन पड़ोस में रह रहे दोस्त गोपू के घर खेलने चला गया। रामरतन बाबू के मकान के पास बड़ा सा आंगन था और उसके किनारे पर चंपक का पेड़ था। नरेन और उसके साथियों को पेड़ की डाल पकड़कर झूलना और उल्टा लटक जाना मजेदार खेल लगता। नरेन पेड़ की ऊंची डाल पर चला जाता और इसी तरह झूलता लटकता रहता। उस दिन गोपू के दादाजी ने नरेन को इस तरह उल्टा लटके देखा तो घबराए कि बच्चा पेड़ से गिर न पड़े। चंपक पेड़ की डालियां कमजोर होती हैं। उन्होंने इशारे से गोपू को बुलाकर समझाया। नरेन को बोलो उस पेड़ पर ना चढ़े, उसको मना कर दो। वह मेरा दोस्त है, नाराज हो गया तो मैं मना कर देता हूँ। आप उसे डांटेंगे? गोपू का चेहरा सूख गया। अरे नहीं, तुम देखो तो, कहते हुए दादाजी गोपू के साथ बाहर आए। उन्होंने नरेन को पेड़ से उतरकर आने को कहा। नरेन उनके पास आया तो वे समझाते हुए बोले, उस पेड़ पर ना चढ़ना, उसके ऊपरी डाल पर ब्रह्मदैत्य नाम का भूत रहता है। अगर उससे गुस्सा आ जाए तो वह बच्चे की गर्दन मरोड़ देता है। नरेन चुपचाप दादाजी की बात सुनता रहा। दादाजी को लगा नरेन उनकी बात मान गया है। वे मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही नरेन फिर पेड़ की तरफ बढ़ा। गोपू ने टोका, नरेन, सुना नहीं तुमने? ठाकुरदा अभी अभी क्या कहकर गए हैं? जानबूझकर क्यों मुसीबत मोल ले रहे हो? पेड़ पर चढ़ते हुए नरेन उसकी बात सुनकर हंसा और बोला, क्या मूर्खता भरी बातें कर रहे हो? ठाकुरदा की बात अगर सच्ची होती और पेड़ पर सचमुच कोई भूत होता तो वह कब की मेरी गर्दन मरोड़ चुका होता। तुम लोग किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि उसे किसी बड़े ने कहा है। क्या कहता गोपू? उसके पास तो कोई जवाब ही नहीं था। वह तो नरेन की बुद्धि पर हैरान हुआ और सोचता हुआ खुश भी कि मेरा दोस्त बिले है ही ऐसा, सारे सवालों के जवाब जैसे उसके मुंह पर ही तैयार हो। बिले, तुम्हारा पाठ हम सबसे पहले पूरा हो जाता है, जबकि तुम संगीत भी सीखते हो और हम सबसे अधिक खेलकूद में भी समय देते हो। दौड़ कूद, मुक्केबाजी, कंचे, रसोई बनाने से लेकर राज दरबार का खेल और ध्यान लगाने का खेल भी, और हमें पाठ समझाने का काम भी। तो कैसे समय निकालते हो? मैं सुबह अपना पाठ पूरा करने के बाद ही दूसरा कोई काम करता हूँ, नरेन ने सहजता से जवाब देते हुए कहा। चलो अब खेलें। क्या? राज दरबार लगाते हैं। सीढ़ियों पर दरबार सजा, सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे। राजा बना नरेन सबको आदेश देता, झगड़े निपटाता रहा, विद्रोहियों को सजा सुनाता रहा। राजा के उल्लंघन करने का साहस किसी में ना था। विद्रोही बचने के लिए भागता भी तो राजा नरेन के सिपाही उसे घर के पास घेर लेते और हो हल्ला मचाते हुए पकड़कर दरबार ले आते। नरेन को बावर्ची का खेल खेलना भी बहुत पसंद था। वह सब्जियां, मसाले आदि आदि खरीद लाता और तरह तरह के भोजन पकाता। वह साथियों के साथ मिलकर नाटक भी खेला करता। एक दिन की बात है। क्या बात है बिले, तुम खेलने में रुचि नहीं ले रहे? हरि ने उसे थोड़ा शांत देखकर टोका।
कुछ नया खेले? नरेन कुछ सोचता हुआ बोला। क्या? हम मूर्ति की पूजा का खेल खेलें? इससे शोर भी नहीं मचेगा और कुछ नया अनुभव भी होगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर हमें बड़े लोग पूजा घर में अपनी मूर्ति रखने नहीं देंगे। हरी ने फिर टोका। मेरी माँ तो मुझे घर की पूजा में शामिल करती है, वह ऐसा नहीं करेगी, पूरे विश्वास के साथ नरेन ने जवाब दिया। माँ मना नहीं करेगी, मगर तुम्हारी दोनों ठाकुर माँ, काकू, ठाकुरदा। हरी की बात सुनकर अब नरेन का दिमाग तेज दौड़ने लगा। ऊपर छत वाले कमरे में मूर्ति रख सकते हैं, वहां कोई आता जाता भी नहीं, तो कोई भी हमारे खेल में बाधा नहीं डालेगा। हाँ, यह अच्छा रहेगा। हरी ने हामी भरी। दूसरे दिन बाजार से मूर्ति लाकर उसे बिठाकर बिले ने कुछ फूल चढ़ाए और साथियों से आंख बंद करके ध्यान लगाने को कहा। उसके साथी जरा देर में ही आंख खोलकर इधर उधर देखने लगे, मगर वह ईश्वर के ध्यान में लीन हो गया। उसे इस खेल में मजा आया। अब वह अकेले भी ध्यान लगाने बैठ जाता। एक बार तो गजब हुआ। एक दिन वह पहले की तरह मूर्ति के सामने ध्यान लगाकर बैठा था। उसी समय एक सांप न जाने कहां से सरकता हुआ उसके पास आ गया। उसके साथी घबरा कर इधर उधर भाग खड़े हुए, मगर नरेन वह तो ध्यान में ही लीन रहा। उसे किसी की आवाज सुनाई न दी। वह पहले की तरह ही आंखें बंद किए बैठा रहा। बच्चों का हंगामा सुनकर परिवार के सभी बड़े छत पर आ गए, मगर किसी को दरवाजा खोलने का साहस ना होता। बिले बिले पुकारती माँ सबसे पहले कमरे में घुसी तो देखा सांप कहीं नहीं है। बिले तो ध्यान में डूबा है। उस शाम पिता ने पूछा, नरेन, इतना शोरगुल हुआ, सांप के भय से तुम्हारे सारे दोस्त भाग गए, तुम क्यों नहीं भागे? मुझे सांप के बारे में पता ही ना चला, मैं तो बहुत आनंद में था। नरेन मुस्कुराता हुआ बोला। नरेन की बुद्धि पर जितना गर्व होता है, उतना ही डर भी लगता है कि कहीं यह भी अपने ठाकुरदा की तरह सन्यासी ना हो जाए। माँ कुछ देर सोचती ही रह गई। कुछ दिन के बाद, आज मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आया हूँ, शिक्षक बोले। बच्चे शिक्षक का मुंह देखने लगे। इस कक्षा में कुछ मेधावी छात्रों को अंग्रेजी पढ़ने के लिए चुना गया है। उनमें पहला नाम है नरेंद्र दत्त का और दूसरा। मगर मुझे अभी अंग्रेजी नहीं पढ़नी, नरेन ने शिक्षक को टोका। क्या आपको नहीं लगता कि बिना अपनी भाषा को पूरी तरह जाने समझे हमें विदेशी भाषा नहीं पढ़नी चाहिए? उसने फिर कहा। तुम अंग्रेजी भाषा पढ़ते हुए भी बांग्ला पढ़ सकते हो, कौन रोक रहा है? शिक्षक नरेन के विरोध पर हैरान होते हुए बोले। गुरु महाशय, आप समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाह रहे कि अंग्रेजी में शिक्षा आरंभ होने पर धीरे धीरे बांग्ला और संस्कृत ग्रंथ हमसे छूटते चले जाएंगे। जब अपनी भाषा के साहित्य से हम दूर होंगे तो अपने समाज से भी दूर होते जाएंगे। आप मुझे अंग्रेजी पढ़ने के लिए विवश नहीं कर सकते। यह स्कूल तुम्हारे विचार से नहीं, अपनी नीतियों से चलेगा। तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी ही होगी। शिक्षक नाराज होते हुए बोले। बालक नरेन स्कूल की इस जबरन थोपी हुई शिक्षा नीति से इतना परेशान हुआ कि स्कूल से निकलकर सीधा घर चला आया।
आज बड़ी जल्दी छुट्टी हो गई बिले? माँ ने पूछा। नहीं, मैं चला आया। उसकी आवाज में अब भी नाराजगी थी। क्या बात है नरेन? बाबा, वे लोग मुझे जबरदस्ती अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए चुन रहे। मतलब सभी बच्चों को यह अवसर नहीं दिया जा रहा? फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए। माँ की बात से वह गुस्से से भरा कमरे से निकल गया। क्या बात है बिले? नरेश सिंह दत्त ने उसे उदास देखा तो पूछ बैठे। नरेश सिंह दत्त रिश्ते में नाना लगते थे और अपना सब कुछ गंवाने के बाद उनके घर पर ही रहते थे। उनके बेटे राम को डॉक्टर की पढ़ाई का खर्च विश्वनाथ दत्त ही देते। सारे बच्चे नृसिंह दत्त के साथ बड़े कमरे में सोते थे। वे संस्कृत के अच्छे जानकार थे और कहानियों का खजाना भी, इसलिए सारे बच्चों को उनके साथ अच्छा लगता था। नरेन उनसे सहज रूप में संस्कृत सीखता चला गया था। बचपन से ही गीता, रामायण और महाभारत से उसका गहरा जुड़ाव था। दादू, शिक्षक मुझे अंग्रेजी शिक्षा के लिए बाध्य कर रहे हैं। आप ही बताइए, अभी जबकि बांग्ला और संस्कृत के ग्रंथों को हम पढ़ नहीं पाए हैं, जान नहीं पाए हैं, तो अंग्रेजी क्यों? दिक्कत क्या है बिले? दादू, आप भी नहीं समझ रहे कि वे लोग हमें हमारे भाषा साहित्य से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम चिंता ना करो, तुम्हें संस्कृत और बांग्ला मैं पढ़ा दिया करूँगा। राम भैया भी तो अंग्रेजी माध्यम से डॉक्टरी पढ़ रहे हैं ना। किसी अच्छे पद के लिए जो किताबें उपलब्ध हैं वे अंग्रेजी में ही हैं। वह तो ठीक है दादू, मगर आप सोचिए, जब हम सारे विषय अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो क्या वे लोग हमें हमारे समाज की जानकारी देंगे? हम अपने लोगों के सुख दुख को समझ पाएंगे? मेरा विरोध भाषा से नहीं है, अभी से विदेशी भाषा पढ़ाए जाने से है। पहले हम अपने देश को समझ लें। नरेन का मन शांत ना हुआ, वह वहां से भी चला गया। नृसिंह दत्त देर तक नरेन की बात सोचते रहे। नरेन ठीक ही कह रहा है। जो बात पढ़े लिखे भारतीय युवा नहीं समझ पाए, इस बालक ने समझ लिया। एक दिन की बात है। आज भी किताब नहीं लाए? नहीं खरीद पाया महाशय। हाथ आगे करो। शिक्षक की कठोर आवाज सुनकर नितिन ने हाथ आगे कर दिया। सड़क सड़क सड़क। शिक्षक बेंत बरसाते रहे। नरेन अपनी सीट पर बैठा इस अन्याय को चुपचाप देख नहीं पा रहा था। अपना गुस्सा दबाने की कोशिश में वह हंस पड़ा। शिक्षक का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। अब नरेन की हथेली थी और शिक्षक की बेंत। नरेन ने ना माफी मांगी, ना जोर से रोया चिल्लाया। शिक्षक अब आपे से बाहर हो गए। उन्होंने नरेन के कान पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। नरेन के कान से खून बह निकला। अब नरेन का गुस्सा फूट पड़ा। आप मेरे कान उखाड़ लेंगे क्या? मैं ये स्कूल छोड़कर जा रहा हूं, वह जोर से चिल्लाया। नरेन की चीख से शिक्षक होश में आए कि उन्होंने अपने गुस्से में क्या कर दिया। इसी समय प्रधानाचार्य ईश्वरचंद विद्यासागर कक्षा के बाहर बरामदे से गुजर रहे थे। नरेन की तेज बुद्धि और सच्चाई के कारण सब उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी दर्द भरी चीख सुनकर वे कक्षा में आए तो देखा नरेन के कान से खून बह रहा है। शिक्षक खड़े हैं। वे कुछ कहते इसके पहले नरेन ने किताबें समेटी और बाहर निकल गया। श्री विद्यासागर उसके पीछे पीछे गए और
बहुत दुलार से उसे रोका, फिर अपने कमरे में लेकर आए। उसके कान पर जमा खून अपने रुमाल से साफ किया। नरेन अब भी सुबक रहा था। क्या तुम उस शिक्षक को सजा देना चाहोगे? नहीं, वह तड़प उठा। शिक्षक जैसे भी थे, वह उनका आदर करता था। सजा की बात भला कैसे सोचता? कल से वे शिक्षक तुम्हारी कक्षा में नहीं जाएंगे, तब तो स्कूल आओगे ना? मैंने पहले भी उनकी शिकायत सुनी है। अब प्रधानाचार्य के स्नेह का नरेन विरोध न कर सका और स्कूल आने को तैयार हो गया। जब घर पहुंचा, क्या हुआ बिले? माँ ने नरेन की सूजी आंखें और कान के पास जख्म देखा तो परेशान हो गई। नरेन ने माँ को सारी बात बता दी। कल से तो स्कूल नहीं जाएगा। मैं कहूंगी तेरे बाबा से कि वे प्रधानाचार्य से इस बात की शिकायत करे। उसकी जरूरत नहीं माँ, उन्होंने कहा है कि वे कार्यवाही करेंगे। मैंने उन्हें स्कूल आने का वचन दिया है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह जितना गुस्सैल है उतना ही सहनशील भी। महादेव ने सचमुच अद्भुत बालक दिया है मुझे। माँ सोचती रही और उसे दुलारती भी रही। एक दिन की बात है। पढ़ाई कैसी चल रही है बिले? अच्छी चल रही है माँ। जा, हाथ मुंह धोकर आ, खाना खा ले, फिर इधर उधर जाना। बिले खाना खाते खाते जूठे हाथ से पानी लेने लगा तो माँ ने रोका। फिर बाएं हाथ से पानी लेने लगा तो माँ ने डांटा। इस बार वह नाराज हो गया। आखिर क्यों ना पीऊं? कारण बताओ। कह रही हूं ना, यही नियम है। जब तुम कारण नहीं बता सकती तो मैं बिना किसी वजह के बात नहीं मानूंगा। कहता हुआ बिले ने बाएं हाथ से पानी का गिलास उठाया और गटागट पी गया। माँ बहुत दुखी हुई। उस समय तो कुछ नहीं बोली, मगर बिले का यह व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगा। रात को जब विश्वनाथ ने सुना तो बोले, बिले बुद्धिमान तो है ही, विलक्षण भी। किसी भी बात को वह सिर्फ इसलिए मान लेना पसंद नहीं करता कि उसे बड़े ने कहा है। वह हर बात को तर्क से ही स्वीकारता है, तो इसमें बुराई क्या है? तुम्हें भी चाहिए कि गुस्सा करने के बदले उसे कारण बताती। यदि यूं ही परंपरा थोपी जाए तो उससे बुद्धि और तर्क शक्ति का नाश ही होगा। क्या तुम चाहोगी कि ऐसा हो? अब वह बड़ा हो रहा है, इसका ध्यान रखो। भुवनेश्वरी को अपनी भूल समझ में आ गई। दूसरे दिन उन्होंने बड़े प्यार से समझाया। भोजन के बीच में पानी पीने से पेट भर जाता है, फिर भोजन कम खाया जाता है और पाचन क्रिया पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। लोग भोजन के बीच में पानी ना पिए, इसलिए इसे नियम बना दिया गया है कि ना तो जूठे हाथ से और ना ही बाएं हाथ से पानी पिया जाए। माँ की बात सुनकर बिले को कारण समझ में आ गया। माँ, मुझे माफ कर दो, कल मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, उसने कहा तो माँ ने आगे बढ़कर उसे प्यार किया। बिले जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसकी तर्क शक्ति भी बढ़ रही थी और देश दुनिया को देखने का शौक भी। अब खेल भी बदलने लगे थे। अपने दोस्तों का वह नेता था। कोई खेल खेलना हो या कहीं घूमने जाना, बिले ही तय करता। स्कूल के साथी उसे नरेन बुलाते, पड़ोसी साथी कभी बिले तो कभी नरेन कहते। जैसे कि घर वाले रोज सारे दोस्त इकट्ठे होते और तय करते कि छुट्टी किस तरह बिताई जाए। एक दिन सुना है एक अंग्रेज युद्धपोत कलकत्ता की बंदरगाह पर रुका है,
कई लोग उसे देखने गए हैं, क्यों ना छुट्टी के दिन हम लोग भी चले। वहां जाने के लिए अंग्रेजी अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती है। कौन लेगा अनुमति? मैं लूंगा, नरेन ने दोस्तों की चिंता दूर करते हुए कहा। झटपट योजना बन गई। पहला पहर बीत रहा था। नरेन ने भी आवेदन भरा और अंग्रेज अधिकारी के भवन की ओर बढ़ा, मगर चौकीदार ने दरवाजे पर ही उसे रोक दिया और रुखाई से बोला, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? यह बच्चों का खेल नहीं है। चलो जाओ जाओ यहाँ से। चौकीदार के व्यवहार से साथी दुखी और उदास हो गए, मगर नरेन बाहर खड़ा होकर अधिकारी के कमरे में पहुंचने का उपाय सोचता रहा। उसने देखा सभी लोग पहली मंजिल पर बने कमरों में से एक ही कमरे में जा रहे हैं। उसे लगा शायद यही उस अधिकारी का कमरा हो। उस कमरे में जाने का दूसरा रास्ता तलाशता हुआ वह उस भवन के पीछे की ओर गया। वहां उसे सीढ़ियां दिखाई दी और वहां कोई चौकीदार भी नहीं था। वह सीढ़ियां चढ़ता हुआ पहली मंजिल पर पहुंचा और कमरे के द्वार का पर्दा हटाया। यह वही कमरा था जहां लोग अनुपस्थिति पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वह भी अपने क्रम में पंक्ति में बैठ गए। अधिकारी ने बिना कुछ पूछे हस्ताक्षर कर दिए। नरेन जब नीचे उतरकर मुख्य द्वार पर आया तो चौकीदार ने हैरानी से पूछा, तुम अंदर कैसे आए? अरे क्या आप जानते नहीं, मैं एक जादूगर हूँ, नरेन ने हंसते हुए जवाब दिया। नरेन ना हो तो घूमने का आनंद ही नहीं आता। आखिर हमारा लीडर जो है। अब ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें मत करो, बताओ क्या बात है। साथियों की बात सुनकर नरेन हंस पड़ा, फिर पूछा, अगली छुट्टी में कहीं घूमने चलो ना। कलकत्ता के निकट मोतिया बुरुज में नवाब साहब का चिड़ियाघर देखने चलोगे? ठीक है। वहां नाव से जाना पड़ता था। उन लोगों ने एक नाव वाले से साथ ले जाने और वापस लाने की बात कर ली। बात तय हो गई। मोती, हरी, तरुण, गोपू और नरेन आपस में बातें करते हुए घर लौटने लगे। गर्म हवा चल रही थी और सभी को भूख भी लगाई थी। इधर नाव वाला इंतजार में बैठा बैठा खींच रहा था। वापस में हरी की तबीयत बिगड़ी। उसने नाव में ही उल्टी कर दी। नाविक को गुस्सा आ गया। उन्होंने बाकी बच्चों से नाव साफ करने को कहा। बच्चे उन्हें दोगुना तिगुना भाड़ा देने की खुशामद करने लगे, मगर नाविक नहीं माना। नाव जब किनारे घाट पर लगी तो उसने अपने मुस्तंडे साथियों को भी बुला लिया। सभी हाथ में लाठी लिए नाव को घेर कर खड़े हो गए ताकि कोई बच्चा नाव से उतरकर भाग ना पाए। वे उन्हें गालियां देने लगे, धमकाने लगे। बच्चे बुरी तरह डर गए। नरेन ने अक्ल लगाई और नाव से कूदकर उतर भागा तो भागता ही गया और सीधे सड़क पर जाकर सांस ली। वह उन दो अंग्रेज सैनिकों के पास लपक कर पहुंचा जो पास ही टहल रहे थे। नरेन ने उनसे मदद मांगी। वे सैनिक उसके साथ उस नाव तक गए, नाविकों को फटकारा, उन्हें धमकाया और बच्चों को मुक्त करवाया। जाते हुए उन्होंने नरेन की पीठ थपथपाकर उसकी हिम्मत और बुद्धि की तारीफ की। ब्रेव बॉय। एक दिन की बात है। हरी नरेन के साथ साथ घर आया। काकी, अपना नरेन तो हीरो है, हीरो। हरी आंखें गोल गोल कर नरेन की माँ को घटना सुनाने लगा।
हम दोनों बाजार से निकलकर गली से गुजर रहे थे कि अचानक उसने एक गाड़ी को गली में सरपट दौड़ते देखा। घोड़ा गाड़ी बहुत ही तेज गति में थी। लग रहा था मानो मानो घोड़ा किसी चीज से डरकर बेतहाशा दौड़ रहा हो। घोड़ा गाड़ी में बैठी औरत बुरी तरह घबराई हुई थी। इतनी तेज गति में घोड़ा गाड़ी कभी भी उलट सकती थी। सभी बेबसी से देख रहे थे और कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जब घोड़ा नरेन के पास से गुजरा तो नरेन बिना अपनी परवाह किए घोड़े की तरफ दौड़ा। दौड़ते हुए उसने उसकी लगाम पकड़ी और घोड़े को रोक दिया। यह बहुत मुश्किल था काकी। नरेन ने हिम्मत ना दिखाई होती तो वह औरत बच नहीं पाती। वह जब सही सलामत गाड़ी से उतरी तो उसने नरेन को प्यार किया और ढेरों आशीर्वाद दिए। हरी बोलता रहा। नरेन सिर झुकाए सुनता रहा। उसे लगा कि माँ नाराज होगी, मगर माँ ने तो उसे दुलारा और कहा, बहुत अच्छा किया जो किसी की जान बचाई। मुझे तुम पर गर्व है बेटे। मित्रों, आज यहीं तक। नरेन के बारे में हम आगे फिर बात करेंगे। किशोर हो रहा नरेन कितना बहादुर था, कितना सच्चा था, कितना अच्छा मित्र था, कितना अच्छा छात्र था। सब पर हम बात करेंगे। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।